मेंटल हेल्थ बिगड़ने की वजूहत क्या होती मेंटल हेल्थ बिगड़ने के 3 मोटे-मोटे वजूहात हैं। कुछ लोगों में पहले से मामलात होते हैं कि होना ही होना है, उनका जेनेटिक मेकअप वैसा है। कुछ लोगों का साइकोलॉजिकल मेकअप में इश्यू रहता है और कुछ लोगों के जो एनवायरमेंटल मामलात रहते हैं, जैसे नौकरी के मामलात रहे, कोई हादसात हुए ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा मुसीबतें देखी, उसके बाद नाज़रीन, आप सबका खैर मकदम है। आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जा रहा है और इस सिलसिले में जहां पूरी दुनिया में तकारीब हो रही हैं मेंटल हेल्थ के मुतालिक जानकारी फैलाई जा रही है ताकि वर्क प्लेस में खासकर हमारी मेंटल हेल्थ है वो बेहतर रहे। आज जीएमसी अनंतनाग में भी इस सिलसिले में एक प्रोग्राम हुआ जहाँ पे जो डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री है जीएमसी अनंतनाग, इन्होंने एक बहस मुबाहिसे का भी एहतमाम किया था। एक सिकिट भी इन्होंने यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया, लेक्चर्स हुए ताकि एक मैसेज पहुँच जाए आम लोगों के लिए या फिर वो उन लोगों के लिए जो वर्किंग क्लास है हमारा, और मेंटल हेल्थ हमारी कैसे बेहतर है उसके लिए वो प्रोग्राम किया गया। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं एचओडी साइकेट्री जीएमसी अनंतनाग डॉक्टर मंसूर, और उनके दाहिने जानिब डॉक्टर शौकत शिफा हैं जो एचओडी पीडियाट्रिक्स से जीएमसी अनंतनाग। सर, आपका खैर मकदम है। सबसे पहले ये मेंटल हेल्थ डे बनाने की जरूरत हमें क्यों पड़ती है? थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। अगर आप देखिए दुनिया भर में जो अमराज है उनमें अगर आप देखें अभी दूसरे नंबर पे जो मर्ज़ है जो लोगों को डिसेबल करता है काम से, जिसकी वजह से दुनिया भर के ममालिक का वक्त ज़ाया होता है कि लोग प्रोडक्टिव नहीं होते हैं। नंबर 2 पे अगर कार्डियक इलनेसेस के बाद है इट्स डिप्रेशन, इट्स मेंटल हेल्थ इश्यूज़। मेंटल हेल्थ इश्यूज़ इतने हैं कि कहते हैं कि दुनिया में हर बंदे को कभी ना कभी डिप्रेसिव एपिसोड हो ही जाता है। इतनी ज़्यादा प्रेवलेंस है, कहते हैं कि 1 in every 8 पर्सन हैज़ अ मेंटल हेल्थ इशू। तो बहुत ज़्यादा प्रेवलेंस है। तो इसी प्रेवलेंस की वजह से जो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेंटल हेल्थ कुछ साल पहले उन्होंने किया कि हम एक दिन रखेंगे इसके लिए। अब तो दिन भी नहीं, फिर कहा हफ्ता। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रहे हैं, वो कह रही है कि पूरा अक्टूबर का महीना आप इस चीज़ पे गुजारें कि अवेयरनेस प्रोग्राम्स हो, लोग स्टिग्मा कम फील करें, लोग आगे आएँ ताकि हम मेंटल हेल्थ पे बात करें। अभी आप कश्मीर की बात करें तो प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा रह चुकी है। कुछ जो सर्वेज है यहाँ की, ओवरऑल इंडिया की अगर आप देखें 6 से 8% प्रेवलेंस, और उससे थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे प्रेवलेंस देखी गई थी जो पास में मेंटल हेल्थ सर्वेज थी। तो चैलेंज बहुत बड़ा है, मामला बहुत ज़्यादा है, बात करना बहुत ज़रूरी है। ये बताइए, यहाँ पे जो आपका जीएमसी अनंतनाग है, जो डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री है, इसका मतलब कामकाज कैसा रहता है और क्या कुछ आज तक आपने अचीव किया जब से आपने ये डिपार्टमेंट यहाँ पे एस्टैब्लिश किया? जीएमसी अनंतनाग जब एस्टैब्लिश हुआ 2019 में, तब मैंने भी तभी ज्वाइन किया था 2019 के पहले 1-2 महीनों में। तो उससे पहले भी यहाँ काम होता था मेंटल हेल्थ को लेकर। हमारे कुछ कंसल्टेंट साहिबान थे जो काम करते थे, बट वो पूरा हफ्ता सर्विस नहीं दे पाते थे। हमारा पहला रहा जो ही हम आए कि पूरा हफ्ता हम सर्विस दे दें। ओपीडी सर्विस पूरे हफ्ते हमने करी जनरल साइकाट्री के लिए। उसके बाद कुछ 1-1.5 साल बाद फिर कोविड आ गया, थोड़ा काम कम था। उसके बाद हमने एडिक्शन को लेकर सर्विस चालू कर दी वहीं पे। उसके बाद हमने एडिक्शन को थोड़ा इम्प्रूव करा के एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ ऐड करवा दी। तब 3 ओपीडीज होती थी 2019 से पहले। अभी की डेट में हर दिन 3 ओपीडीज चलती है। तो ओपीडीज बढ़ चुकी है? हाँ, 18 ओपीडीज हर हफ्ते। नंबर ऑफ केस सर इंक्रीज है? यस, नंबर ऑफ केसेस इस वजह से भी इंक्रीज हो रहा है हमें हॉस्पिटल, क्योंकि हम अवेलेबल है सर्विस के लिए। लोगों में को अब पता है कि इलाज होता है, लोग आते हैं सामने। केस पहले भी थे, शायद रिपोर्ट नहीं होते थे? पहले भी थे, और कुछ चेंजेस हुई पिछले 2-4 साल में। जैसे कोविड हुआ, कोविड के बाद अनएम्प्लॉयमेंट का स्टेटस रहा, उसकी वजह से नए ऑनसेट डिप्रेशन, जो न्यू डिप्रेशन है, वो थोड़े बढ़ चुके भी हैं। बट जब आप सर्विस देंगे, जब आप अवेलेबल रहेंगे, तो पीपल विल कम फॉरवर्ड, वो आएंगे एंड दे विल सीक सर्विस। अभी 18 ओपीडीज लगभग चलते हैं। 2019 में जो हमारा काम रहता था महीने का लगभग 1000 पेशेंट, अभी हमारा महीने का 500 से 6500 तक जाता है कभी कभार। अभी लास्ट महीने का हमारे 6500 पेशेंट्स थे। तो वर्क बढ़ चुका है। सेकंड, हमने फिर क्या किया इम्प्रूव करने के लिए, हमारे कॉलेज ने हमें बहुत सपोर्ट किया। थोड़े हमारे डॉक्टर साहिबान का तादाद बढ़ गया। उसके बाद वो स्टार्टेड टीचिंग कोर्सेज। हमें यहाँ डीएनबी साइकाट्री होता है, जो नए मेडिकल कॉलेजेस है जेएंडके में, जो 7 है अभी नए, उनमें से पहला कॉलेज है जीएमसी अनंतनाग जहाँ पे साइकाट्री में डीएनबी हो रहा है। और डीएनबी होना आम लोगों के लिए आम बात होगी, बट हमारे लिए बहुत बड़ी है, क्योंकि इससे पेशेंट केयर सीधे इम्प्रूव हो जाएगा। आपके पास डीएनबी वाला डॉक्टर है, ही इज़
لرننگ اور وہ ساتھ کے ساتھ پیشنٹ کیئر بھی دے رہا ہے اور ہمیں بھی وہ کہیں نہ کہیں فورس کر رہا ہے ہم بھی ایکسل کریں. تو اس وجہ سے بھی ہمارا ورک کلچر بہت امپروو ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب شارٹ میں بتائیے مینٹل ہیلتھ بگڑنے کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ مینٹل ہیلتھ بگڑنے کے 3 موٹے موٹے وجوہات ہیں. کچھ لوگوں میں پہلے سے معاملات ہوتے ہیں کہ ہونا ہی ہونا ہے, ان کا جینیٹک میک اپ ویسا ہے. کچھ لوگوں کا سائیکولوجیکل میک اپ میں ایشو رہتا ہے, اور کچھ لوگوں کے جو انوائرمنٹل معاملات رہتے ہیں, جیسے نوکری کے معاملات رہے, کوئی حادثات ہوئے زندگی میں, بہت زیادہ مصیبتیں دیکھی اس کے بعد. پر عام طور پہ ایک چیز کو بولنا کہ اس کی وجہ سے وہ ڈیفیکلٹ ہے. ہر انسان میں جب یہ چیزیں ایک ساتھ ملے, ایک لیول پہ اس حد تک پہنچے کہ اس انسان کو جو قوت برداشت, ریزیلینس, کوپنگ وہ ختم ہو جائے, تب وہ ڈپریشن یا انگزائٹی میں پھنس جاتا ہے. تب اس کے جسم میں اتنی زیادہ چینجز آ چکی ہوتی ہے ایٹ ہارمونل لیول, نیورو ٹرانسمیٹر لیول, کہ کیمیکل چینجز کی وجہ سے اچھا خاصا ڈپریشن سیٹ ہوا. بچوں میں آپ کو لگتا ہے کہ ان میں بھی ڈپریشن ہے, ان کو بھی مینٹل ہیلتھ کی پرابلم ہے؟ دیکھو, پہلی بات جو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنی ہے کہ جس انسان کے پاس دماغ ہے اس کو مینٹل ہیلتھ پرابلم ہونا ہی ہونا ہے. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ سیویرٹی کا مسئلہ, جیسے میں بولوں گا کہ کسی کا باڈی ٹمپریچر اگر ہم نارمل 99 تک لیں گے فار ایگزامپل, کسی کا 100 ہو گیا تو فیور بولیں گے, 101 کو بھی فیور بولیں گے, 102 کو بھی 3 بھی, اٹ از دا ڈگری آف دیٹ. ایکچولی آئیڈیل ایک انسان آئیڈیلی مطلب ایسا ہونا چاہیے کہ اس کو سکون بھی ہو اور وہ سیٹسفائی بھی ہو, اپنی لائف سے سیٹسفائی ہو. تو دنیا میں آپ کسی بھی انسان کو مکمل طور پہ اس پوائنٹ پہ نہیں پاؤ گے کہ وہ مکمل طور سے سیٹسفائی بھی ہو اور وہ کمفرٹ زون میں بھی ہو. ایسا نہیں ہے. ہر ایک میں بتاؤں گا, ہر ایک کا کوئی نہ کوئی اس حوالے سے ڈسٹربینس ہوتا ہے. اور چونکہ جس طرح بڑوں کا دماغ ہوتا ہے اسی طرح بچوں کا دماغ بھی ہے, تو اگر بڑوں کو پرابلم ہو رہا ہے تو بچوں کو بھی ڈیفینیٹلی پرابلم ہوگا. اب اس کا جو آؤٹ سائڈ جو سوسائٹل ایکسپریشن جو ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوگا. فار ایگزامپل میں آپ کو ایک سمپل بتاؤں گا کہ آپ کے گھر میں ایک بچہ ہے, آپ کو لگ رہا ہے کہ یار وہ بہت جھگڑالو ہے, باقی بچوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتا ہے, ایک ہی جگہ نہیں رہتا ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں. تو وہ جو ہے گھر کے اگر وہاں پہ ہیں مطلب کانچ کے کچھ برتن ان کو توڑتا رہتا ہے, توڑ پھوڑ کرتا ہے, تو وہ اس کا مینٹل ہوتا ہے. اگر اس کا اسکول کا پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے تو وہ بھی اس کا ایک مینٹل ایشو ہے. اگر وہ یہاں کی اس بات سنتا نہیں ہے وہ بھی اس کا مینٹل ایشو ہے. اگر اس کو باول مطلب فار ایگزامپل پیشاب جو بچہ جو ہوتا ہے, اگر اس کو رات میں پیشاب نکلتا ہے, دیٹ کین بی مینٹل ایشو, مطلب اٹ کین پریزنٹ لائک اینی تھنگ. سو یہاں پہ اگر آپ یہاں پہ مطلب جو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو لگے گا کہ اگر آپ کو ایک بچے سے جو آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ایک بچہ ایسا ہونا چاہیے, ایک آئیڈیل بچہ, اگر وہ نہیں ہے تو اٹ مینس دیٹ بیبی از ہیونگ اے مینٹل پرابلم. اور اگر اس پیمانے سے آپ دیکھو گے تو آئی ڈونٹ فائنڈ کہ کوئی بچہ ایسا نہیں ہوگا کہ جس کو کسی نہ کسی لیول پہ کوئی مینٹل ایشو نہ ہو. اب اگر ڈاکٹر منصور کا بھی سنیں گے کہ جو سرویز وغیرہ بتا رہے ہیں کہ 5 to 8% اس کا پرویلنس ہے, ایکچولی یہ نہیں ہوتا ہے کہ مطلب اتنے لوگوں کو ہی مینٹل ایشو ہے, بلکہ ان کا اس لیول پہ ہوتا ہے جہاں پہ ایک سگنیفیکنٹ ڈسٹربنس ہوتا ہے, ان کے پرفارمنس پہ, ان کے رہن سہن پہ ایک سگنیفیکنٹ اثر آتا ہے. تو اس حساب سے بچوں میں بھی بہت کامن. تو ایسے میں پیرنٹس کو جلدی رپورٹ کرنا چاہیے. دیکھو, جب بھی کسی پیرنٹ کو لگے گا کہ اس کے بیبی کا بیہیویئر, اس کے بیبی کا رہن سہن, اس کے بیبی کا چال و چلن, اس کا اسکول پرفارمنس اور گھر میں جیسے وہ بیہیو کرتا ہے, اگر اس کو لگ رہا ہے کہ اس میں کوئی بھی ایشو آ رہا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ کیونکہ بچپن کا نہ وہ سمجھتے ہیں نا کہ بچپن ہے ایسا ہی ہوتا ہے, ایسا مت سمجھو, بلکہ جو ایک مینٹل ہیلتھ اسپیشلسٹ ہے اس سے رابطہ کرو, پیڈیاٹریشین سے رابطہ کرو, تو تاکہ وہ آپ کو بتائیں گے کہ اس بچے نے کہیں وہ ریڈ لائن تو کراس تو نہیں کی ہے جہاں پہ آپ کے بچے کو اسسٹنس کی ضرورت ہے. ادروائز ہم اسی میں لگے رہتے ہیں تو ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ پھر بہت ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے اس چیز کو. جب کیا ایک انڈیویجول کو خود بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کو کوئی مینٹل ایشو ہے, یا پھر باقی لوگ اس کو آبزرو کرتے ہو پھر آپ جیسے ماہرین کے پاس لاتے ہیں, تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان کو خود پتہ چلے مجھے کوئی سائیکیٹرک کی پرابلم ہے یا کوئی مینٹل ہیلتھ ایشو ہے؟ اگر انسان بہت زیادہ دھیان خود کو رکھے شاید اس کو پتہ چلے, بٹ کسی بھی تکلیف کو سمجھنے کے لیے ایک پیمانہ جو ہر کسی برانچ میں ہے, چاہے کوئی بھی تکلیف ہو, کہ وہ انسان اپنا کام و کاج بہت اچھے سے نہیں کر پا رہا ہے. جب یہ ہو اس کا مطلب کچھ نہ کچھ مسئلہ ہے. اور اگر اس انسان میں پھر یہ دکھتا ہے کہ اس کو ساتھ میں سوچ سمجھ میں معاملات ہے, پشیمانی ہے, بے قراری ہے, تو یہ مینٹل ہیلتھ ایشوز ہوتے ہیں. لوگ خود کو سمجھ سکتے ہیں, مگر اگر اتنا تھوڑا سا ان میں نا وہ فہم ہو, تھوڑا سا علم ہو,
मगर आम तौर पे वही क्राइटेरिया रहता है कि लोगों में बेकरारी, बेचैनी, वो इधर उधर टेस्ट वेस्ट करते हैं, उसके बाद कुछ नहीं मिलता है, तो यूजुअली मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं। अच्छा, ड्रग एडिक्शन के हवाले से अगर हम बात करें, आपके डिपार्टमेंट में आते हैं ऐसे ड्रग एडिक्ट्स भी, तो जब आपके पास एक ऐसा पेशेंट आता है, उसके साथ माँ बाप भी होते हैं, उनके गार्डियंस होते हैं, तो क्या आप उनको बताते हैं और क्या पेरेंट्स को देखना चाहिए कि क्या उनका बच्चा ड्रग एडिक्ट बन चुका है या फर्स्ट स्टेज पे है, सेकंड स्टेज पे, या बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, तो ऐसे पेरेंट्स को आप क्या कहेंगे? और ऐसे उन जो इसमें मुब्तला हुए हैं बच्चे, जो समझ बूझ अभी भी रखते, लेकिन उनको पता है कि हम इसमें मुब्तला हुए हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? दो तरह के ड्रग अब्यूज़ हैं आमतौर पे, कुछ हार्ड होते हैं, बड़े हार्ड ड्रग्स, और कुछ होते हैं सॉफ्ट ड्रग्स। जैसे यहाँ चर्च का मामला देखिए, चर्च के मामला ऐसे रहते हैं कि अगर लोग थोड़ी सी भी हिम्मत कर रहे हैं वो इसको छोड़ पाते हैं। वो कहीं ना कहीं वही बात सच भी रहती है बाकी चीज़ों के लिए, जैसे हीरोइन में जो पहले मामला होते हैं, और कभी कभार ये इतना ज़्यादा बढ़ चुका होता है कि उनको हॉस्पिटल से इलाज करवाना ही पड़ता है। और अस्पताल में इलाज यूजुअली दो तरह के होते हैं। एक तरह का इलाज जो पहले करते थे कि हम ऐसा इलाज करते हैं कि वो 100% छूट जाए, मगर आजकल के बच्चे हमें उस लेवल पे मिलते हैं कि हमें समझ आता है कि इसका 100% नशा छूटना मुश्किल है। इसको कुछ देर के लिए हमें ऐसी दवाई देनी पड़ेगी जिससे इसको नशा ना आ जाए, क्रेविंग ना आ जाए, तलब ना आ जाए। ज़्यादातर मामला हमारे पास अभी वो आते हैं और वो यूजुअली हीरोइन के मामला होते हैं। एक बात। दूसरी बात जो खुशाइंद है कि गवर्नमेंट ने थोड़ा 2-3 साल से 4 साल से बहुत ज़्यादा काम किया है सप्लाई चेन पे। अब जो नए ओपियाइड यूज़र है, जो नए लड़के हैं जो हीरोइन में फंसते हैं, वो कम हो रहे हैं, और जो हमारे पास अभी पेशेंट्स आ रहे हैं वो ज़्यादा पुराने ही है, जो 4 साल 5 साल पुराने हैं, जिनमें बाकी मामला भी साथ के साथ है। ये कहते हुए एक बात कहनी बहुत अहम है, हमें लगता है कि हर ड्रग अब्यूज़र को अस्पताल में एडमिट होने की ज़रूरत है। ये सच नहीं है। 60 से 70% ड्रग अब्यूज़र ऐसे होते हैं कि जो थोड़ा सा हल्का फुल्का ओपीडी ट्रीटमेंट लेके, चाहे वो हमसे या किसी जनरल प्रैक्टिशनर से भी लें, वो यूजुअली ठीक करते हैं। बाकी जो बचे 30-40% है, उसमें से 30% लोगों का ऐसे इलाज होगा कि वो रोज़ ओपीडी आएँ और रोज़ ओपीडी से इलाज लें। कहीं 5 से 6% लोगों में ही एडमिट की ज़रूरत पड़ती है। सो ड्रग अब्यूज़ है एक मामला, बहुत बड़ा मामला है, बट इतना संगीन भी नहीं है कि लोग घर में ही पशेमान हो जाते हैं कि अगर मुझे इलाज करना है, मुझे 20 दिन एडमिट रहना है, मुझे इसको अस्पताल में ही रखना पड़ेगा। वैसी हालत नहीं है। आजकल के जो ड्रग्स आए हैं, जो ट्रीटमेंट्स हैं, वो थोड़े सॉफ्ट है और लोग यूजुअली ओपीडी बेसिस पे ही ट्रीटमेंट अपना करवा सकते हैं। हमने देखा कुछ एडिक्ट्स डॉक्टर के पास आना ही नहीं चाहते, बोले मैं नहीं जाऊंगा। तो ऐसे ये एडिक्ट्स का ही मामला नहीं है, ये कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज का भी मामला है कि कभी कभार वो आना नहीं चाहते हैं। उसमें दो तरह के मामला रहते हैं। कुछ जहनी अमराज ऐसे है कि हम मिस कर जाते हैं, कहीं ये ड्रग एडिक्शन तो नहीं, उनको जहनी मर्ज होता है और उसकी वजह से वो नहीं आते हैं। और कुछ सच में कि सोसाइटी का इतना प्रेशर है, स्टिग्मा, वो नहीं आना चाहते। वैसे मामला में एक सिंपल एडवाइस है कि उनके पेरेंट्स कम से कम आ जाएं, बच्चे को घर में छोड़े, बच्चे का एक वीडियो ले लीजिए, जो नज़दीक की फैसिलिटी है जहाँ पे साइकियाट्रिस्ट अवेलेबल है, एक बार वहाँ मिल लीजिए, आपको एक रास्ता दिखाया जाएगा कि आगे क्या कर सकते हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि एक मेंटल हेल्थ इशू भी हो और वो ड्रग एडिक्ट भी हो? ये बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है कि बहुत ज़्यादा लोगों को मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं, उनको ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर में बार बार एडमिट करते हैं और फ़ायदा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि उनको जो बेसिक मेंटल हेल्थ इशू है उसको ट्रीट ही नहीं किया जाता है। 100 में से यूजुअली 5 से 10% लोग जो ड्रग अब्यूजर्स हैं आपको मिलेंगे कि आपने अगर उसका बेसिक मामला ठीक कर दिया, उसका जो बेसिक तकलीफ है उसको इलाज किया, ड्रग को कुछ मत करो, वो यूजुअली ठीक हो जाता है। और हर हफ्ते में हमारे पास एक ऐसी स्टोरी होती ही होती है। आखिर पे चंद एक अल्फाज क्या आप कहना चाहेंगे आज के दिन के हवाले से? लोगों को सामने आना चाहिए, मेंटल हेल्थ इश्यूज एक सच्चाई है, इस सच्चाई को जितनी जल्दी तस्लीम करें बहुत अच्छा है। आपके गिरद नवा में फैसिलिटीज़ हैं, यू शुड कम सीक हेल्प। बच्चों के हवाले से पेरेंट्स को क्या कहेंगे? पेरेंट्स को मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि ये मत समझो कि जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है ये सिर्फ बुज़ुर्गों की या बड़े लोगों की है, बल्कि छोटे बच्चों में भी ये होते हैं। और छोटे बच्चों में ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसकी तरफ ध्यान देने का इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फिर उनका जो स्कूलिस्टिक परफॉर्मेंस है उस पर भी असर पड़ता है, उनके फ्यूचर पे बहुत बुरा असर पड़ सकता है। जैसे अगर आपको लगेगा कि आपका कोई बच्चा जो है वो आपको लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है उसमें मेंटल हेल्थ के हवाले से, तो इमीडिएटली यू शुड कंटैक्ट डॉक्टर, साइकियाट्रिस्ट और पीडियाट्रिशियन। बहुत बहुत शुक्रिया।